साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार पोयाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल उम्मीद इंडिया। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे इंसान से आप सबको रूबरू कराने वाले हैं जो एक समाज सेवक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का उनको अनुभव है, तो उनसे हम आप सबको अभी मिलाने वाले हैं, तो उनका अभी इंटरव्यू लेंगे। तो आइए दोस्तों। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर हमारे चैनल उम्मीद इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, मैं आपको चैनल उम्मीद इंडिया को और आपको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे घर में आपने पहुँचा है। धन्यवाद सर। सर हम आपके जीवन के संबंध में आपने क्या, आपका नाम अभी लगभग ऐसा कोई भी नहीं है कोंडागांव जिला या बाहर में भी आपको लगभग हर कोई जानता है, तो हम चाह रहे हैं कि आपका जो भी आप उपलब्धि हासिल किए हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं सर। तो उसी के संबंध में आपसे कुछ सवाल करेंगे सर, तो आपका अनुमति है तो हम सवाल चालू करें सर? बिल्कुल अनुमति है। तो सर पहला सवाल ये है कि आप हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, आपका नाम जानना चाह रहे हैं सर। मैं हूँ गंगाराम सोढ़ी, अभी वर्तमान में सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मैं ग्राम खंडाम का रहने वाला हूँ और एक पैसे में किसान हूँ और समाज का सेवा कर रहा हूँ। जी सर। सर हमारा दूसरा सवाल ये है सर कि आप ऐसे स्थिति में हैं अभी, मतलब देखें तो आपको हर कोई जानता है, आप समाज के अच्छे सेवक के रूप में उभर के आए हैं, तो आपने शुरुआत कहाँ से किया सर इस चीज का, और आपका जो लेवल रहा पढ़ाई का स्तर, कहाँ से आपने पढ़ाई शुरुआत की वो हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, मेरा पढ़ाई जो है पहले जो है ओल्ड 11वीं होता था और उसी को अभी जैसे 12वीं का दर्जा दिया जाता है, उस समय एक ओल्ड 11वीं के रूप में उस समय 11वीं पास किए बोले तो बहुत सारे लोग नौकरी के लिए भी उनको आवेदन के लिए लाइन लग जाती थी और कई जन नौकरी भी लग रहे हैं। तो मतलब सर ये है कि पहले 12वीं ना होकर 11वीं में ही सबको वो चीज का प्राथमिकता मिल जाता था, अनुभव और नौकरी के लिए उन लोग प्राथमिकता ले लेते थे उतने समय पे। जी हाँ। तो मैं 11वीं क्लियर नहीं कर पाया और पढ़ाई किसी कारण मुझे छोड़ना पड़ा, तो गांव में आके बैठ गया और यहाँ खेती किसानी और छोटा मोटा धंधा करूं, ऐसा करके जो है गांव में बैठ गया सबसे पहले। अच्छा सर, आप ये जो 11वीं क्लास आप पास नहीं कर पाए, कौन से सन के आसपास का बात है सर? ये 81-82 की बात है। अच्छा सर, आपने इस पढ़ाई को आप इसी गांव के माध्यम से पढ़ी या कहीं बाहर जाके आप पढ़ाई? नहीं, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ प्राथमिक शाला, सबसे पहले यहाँ प्राथमिक शाला खुला और इस प्राथमिक शाला में सबसे पहले मैं एक ही व्यक्ति हूँ जो कि यहाँ से 5वीं पास करके निकला हूँ और 5वीं पास करने का बोलने से सर्वप्रथम यहाँ का पढ़ा लिखा और शुरुआत करने से मैं ही पहला व्यक्ति हूँ इस गांव से। अच्छा सर, तो दर्शक आप देख रहे होंगे कि जो सर हैं वो पहला एक व्यक्ति थे जहां इस गांव के माध्यम से, एक ऐसा गांव है, अंदरूनी गांव है इस कोंडागांव जिला के, तो ऐसे गांव से एक व्यक्ति पढ़ के आगे बढ़ना चाहे हैं और वे यहां से निकलकर अगला क्लास आप कहाँ के लिए एडमिशन लिए सर? यहाँ के लिए, यहाँ से जैसे 5वीं पास किया उसके बाद में बनियागांव छात्रावास में भर्ती हो गया और मिडिल स्तर का 8वीं पास तक वहीं किया। उसके बाद फिर कोंडागांव में हाई स्कूल का एडमिशन लेके वहाँ पर 2 साल पढ़ा। फिर तीसरे साल में हम लोगों का किसी कारणवश खेलकूद परिसर में भी था, तो मुझे भानुप्रतापपुर स्थानांतरण कर दिया गया। जी। तो वहाँ से मैं कुछ कारणवश पढ़ाई छोड़ के आ गया। तो आप लोग देख रहे होंगे दर्शक, आप सब जान रहे होंगे कि पहले के जमाना में स्कूलें बहुत ही कम हुआ करता था, तो यहाँ एक प्राथमिक शाला था इस गांव में। एक गांव का नाम है खंडाम करके ग्राम पंचायत है। यहाँ स्कूल होने के बाद बनियागांव एक हमारा क्षेत्र का एक ऐसा जगह था जहाँ पे 10वीं तक क्लास शायद था सर। नहीं, 10वीं तक नहीं था, मात्र 8वीं तक था बनियागांव में।
हम लोग जाने के बाद जैसे बनिया गांव गए, हाई स्कूल भर्ती हुए, उसका दूसरा या तीसरा साल में वहां पर 9वीं से 9वीं 10वीं का हुआ। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ा और हमारे राजनीति गुरु जैसे बोलने से महेंद्र कर्मा जी हैं। हम लोग जब मैं 8वीं पढ़ रहा था उस समय भी, वो 7वीं या 8वीं पढ़ रहा था उस समय, एक हमारे बस्तर संभाग में बहुत बड़े भारी कांड हुआ था। एक कमला नाम की लड़की थी दंतेवाड़ा क्षेत्र की। उस समय पूरा बस्तर संभाग एक जिला हुआ करता था। तो उस लड़की को किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से उनको दिल्ली या कहीं पर जाके उनको बेचा गया या फिर किसी कारण कहीं पर रखा गया था। उसके चलते लड़की की लापता को देखकर बाद में हमारे कर्मा जी बोले कि इस लड़की को कहाँ रखा गया। तो पूछताछ किए तो पता चला कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं पर ले जाके रखा गया। तो इसके लिए एक आंदोलन तैयार की, आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार करके हर छात्रावास में, जैसे मैं बनिया गांव पढ़ रहा था तो उस समय भी मैं वहाँ का छात्र नायक था। तो आके वो वहाँ पर एक सभा रख के ग्राउंड में और बताए कि ऐसा ऐसा बात है, इसको आंदोलन करना। फिर पूरी जानकारी लेने के बाद जो है मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे छात्रावास के भाइयों को और हमारे आदिवासी जो छात्र थे मेरे साथी लोग, सभी को एक साथ लेके हमने भी आंदोलन शुरू किया। तो सर का राजनीतिक का सफर शायद यहीं से शुरू हुआ था कि जब ये जो कांड हुआ था, एक महिला का अपहरण या जो भी हुआ था, तो उनको लेकर एक आंदोलन सर ने तैयार किया था। ये पढ़ाई लाइफ का बात है, वहां से इन्होंने अपना राजनीतिक करियर का शायद शुरुआत की थी सर। जी हाँ, ये राजनीतिक करियर बोलने से और राजनीतिक गुरु बोलने से मेरे जो स्वर्गीय और शहीद कर्मा जी ही हैं, क्योंकि उस समय वो भी कॉलेज के कोई एक लीडर थे और उनके द्वारा एक बीड़ा उठाया कि ये लड़की कहाँ रखा गया है, इसको वापस लाया जाए, इनके लिए आंदोलन चलाया जाए। बहुत यहाँ पर पूरे बस्तर संभाग में वो घूम घूम के हर जगह छात्रावास स्कूलों में जा जा के हमारे छात्र संगठन को लिया और उस छात्र संगठन के माध्यम से हम लोग तो उस समय दिन दिन भर चक्का जाम करते थे। मेरा एक राजनीतिक कैरियर बोलने से स्टूडेंट या विद्यार्थी जीवन से ही हमारा जो है, मेरे कर्मा जी हैं जो शहीद हो गए, आप लोग को सबको पता है। जी जी जी। एक राजनीतिक कैरियर बोलने से और राजनीतिक गुरु बोलने से मेरे कर्मा जी हैं। तो सर का मानना है कि उनको जो प्रेरणा मिला, उनके माध्यम से, मार्गदर्शन से उन्होंने राजनीति में कदम रखे और उनको ही अपना प्रेरणादायक मानते हैं सर। तो यहीं से इनका राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ है। तो सर आप जब राजनीति में आए तो पहला शुरुआत आपने कहाँ से किया सर? किसी चुनाव से या किसी पार्टी से जुड़कर किस आधार पे आपने शुरुआत की सर राजनीति का? देखिए, मैं जब पढ़ाई छोड़ा उसके बाद मैंने ऐसी था थोड़ा बहुत धंधा कर रहा था। उसके बाद मुझे मेरा आसपास के गांव के लोग मेरे पास पूछने आते थे, चाहे वन भूमि से संबंधित हो या किसी वाद विवाद से संबंधित हो, तो उनको सलाह देता था और उनको राय मशुरा करके उनको समझाने की कोशिश करता था। इसीलिए जो लोग जो है ना प्रभावित होकर मुझे कहीं भी बुलाते थे। फिर मैंने सोचा मेरे पिताजी 82 से लेकर 90 तक, शायद 80 से लेकर 88-89 तक सरपंच थे 10 साल। तो उस समय कोई फंडिंग व्यवस्था नहीं थी पंचायतों को और पंचायत उतना सक्रियता भी नहीं था। इसीलिए जब 90 की चुनाव आई, 89-90 की, उसमें सोचा कि मेरे पिताजी ने जो गलती किए हैं या फिर कमजोरी है, उस गलती को मैंने क्यों पूरा करूं, ऐसा करके मैंने सोचा।
कि सरपंच के लिए एक चुनाव लड़ा जाए या तो फिर सरपंच बनने के लिए लोगों से प्रेरित किया जाए। तो लोगों ने भी, हमारे युवा बॉडी भी बोला कि नहीं, आप ही होने से गांव को सुधारेंगे। जिस समय यहाँ कोई रोड नहीं थी ना, पुल पुलिया कोई भी चीज नहीं था, तो उस समय मैंने पंचायत के लिए नामांकन भरने गया। वो भी कोंडागांव भरते थे उस समय, आजकल तो कहीं गांव गांव में वो करके नामांकन भरवा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, कोंडागांव जाके भरते थे। और मुझे एक सचिव थे देवदत्त शर्मा जी करके, उन्होंने कहा कि नहीं, आप सरपंच के बेटे हो? हाँ। मैं बोला हाँ, मैं सरपंच जी का बेटा हूँ। तो उन्होंने बोले कि पंच के लिए क्यों भर रहे हो, आप सरपंच के लिए भरो। फिर सरपंच के लिए भी मैंने फॉर्म डाल दिया। तो सरपंच के लिए डाला, उसमें मेरा दोस्त था एक मयूर डोंगर का, वो भी मेरे अपोजिट, वो भी नामांकन डाल दिए। तो चुनाव हुआ, तो उसमें भी मुझे 75% मतदान करके मुझे जिताने का काम किए। जनता ने मुझे भरोसा किया, और जब मैं सरपंच बना तो सबसे पहले और गांव में कुछ नहीं था, एक स्कूल था, उसको मरम्मत करवाया। बच्चे पढ़ने भी नहीं आते थे। तो सर एक मेरा एक सवाल था कि आप जब चुनाव के लिए पहला जो आवेदन किया था, ये कौन से सन की बात है सर? ये है 89 लास्ट में, लगभग 90 में। 90 में 90 में पहला चुनाव। जैसे 90 में अपन कार्यभार संभाले तो 89 के लास्ट में चुनाव होता है। जी, पहला जो आपका इस एरिया में ग्राम पंचायत कहाँ पे था सर? ग्राम पंचायत बोरगांव में था उस समय। मैं बोरगांव का पहला सरपंच हूँ। अच्छा, बोरगांव पंचायत का पहला सरपंच बने थे? हाँ, जी। सबसे पहले बोरगांव पंचायत से बना। बनने के बाद वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश किया। अभी तो खैर बहुत सारे समझ गए हैं और विकास की रास्ते पे बढ़ रहे हैं। तो पहले समझते भी नहीं थे, इसीलिए 94 की लास्ट के चुनाव में एक परिसीमन हुआ। उस परिसीमन में मैं ग्राम पंचायत खंडाम के नाम से नया पंचायत बना। तो 90 में आपने पहला चुनाव लड़ने के बाद 94 में आपने ग्राम पंचायत बोरगांव से अलग करवा लिया। अपना जो असली ग्राम था खंडाम, उनको एक पंचायत के रूप में आपने दिलाया था। जी, मैं एक ग्राम पंचायत खंडाम के नाम से, और खंडाम में जैसे पोलंग है, अभी पोलंग भी ग्राम पंचायत हो चुका है। वो पहले सोनाबाल, कभी गोलावंड हुआ करता था। तो उनको मैं प्रेरित किया कि अपने साथ जुड़ जाओ, मैं सहयोग करूंगा। क्योंकि वहाँ के जो किसान थे वो मेरे को ही ज्यादा पूछताछ करते थे। सब लोग बोले कि हाँ, आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो जुड़े, तो फिर पोलंग के साथ एक पंचायत का गठन करवाए। फिर पोलंग और खंडाम होने से मैं बारी बारी से 2 बार सरपंच था। अच्छा, फिर 94 में आप पुनः फिर से सरपंच बने थे सर? हाँ, 94 के बाद फिर पुनः सरपंच बना था। और उस समय मैंने सरपंच बन के इस क्षेत्र में बहुत बड़े लीडरशिप किया। जैसे बनियागांव नदी पुलिया हो, चाहे बमनी नदी का पुलिया हो। मेरे साथ कुछ साथी थे, जैसे मर्दापाल के लक्ष्मण सिंह, अभी जो पटेल हैं वो सरपंच थे, लक्ष्मण सिंह ठाकुर। और बमनी से एक भगत सिंह पटेल करके थे, और एक महावीर पटेल भी थे, वो पूर्व सरपंच थे। इन्होंने सहयोग मुझे करते थे कि बमनी नदी और बनियागांव नदी का पुलिया होना चाहिए। तो उनके लिए मैंने उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और पार्टी में भी रहा मैं, हाई कांग्रेस में। तो मैं दोनों पार्टी को न देखते हुए अपने क्षेत्र की विकास के नाम से मैंने आवाज उठाया कि जब तक ये दोनों नदी का पुलिया नहीं होगा तब तक किसी पार्टी को घुसने नहीं देंगे। ऐसा करके मैंने आह्वान किया और इस क्षेत्रवासी को बोला, तो मेरे साथ क्षेत्रवासी भी सहयोग दिए, जिसके चलते सबसे पहले बमनी नदी और बनियागांव पुलिया बना। तो सर आप सब लगभग बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कोंडागांव जिले से है कि बमनी नदी और बनियागांव नदी जो आप लोग अभी पार करके इस गांव में आते भी होंगे, सोनाबाल हो गया, पार करके हम लोग जाते हैं। तो उसको बनाने में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस जमाने में जब
इस एरिया में ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में सर ने बहुत ही मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस चीज़ का जिक्र आप सबके सामने कर रहे हैं, तो उनको हम एक आभार व्यक्त करते हैं हम इस एरिया के एक नागरिक होने के नाते। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर उस चीज़ के लिए। हाँ, उसके लिए मैंने जो प्रयास, तो इसको आप जानने के प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर, मैं और आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ सर कि आप भारतीय कांग्रेस कमेटी से आप कब से जुड़े थे सर? हाई कांग्रेस में मैं सन 84 से एक सक्रिय रूप से सदस्यता ग्रहण किया था और सन 84 से लेकर अभी तक हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में जो है अब समाज का सेवा करने के वजह से हो, चाहे समाज की रीति नीति की बात करने की वजह से हो, मैं थोड़ा सा पार्टी गतिविधि में उतना तो बात नहीं कर रहा हूँ और पार्टी गतिविधि के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि अपने अपोजिशन वाले या समाज की सेवा करना है तो निष्पक्ष भाव से करना है, इसलिए मैं पार्टी का उसमें जिक्र नहीं कर रहा हूँ और पार्टी की गतिविधि में अभी तत्काल में उतना रुचि नहीं लिया। तो सर आप जब ग्राम पंचायत खंडाम को एक सक्षम ग्राम पंचायत बनाए थे तो आप इसमें कितना बार चुनाव में भाग लिए थे सर? हाँ, उसके बाद जैसे 95 के बाद 2000 तक था। 2000 में मैंने एक जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, उसमें भी जनपद सदस्य में भी जीत गया था। जी जी। और जीतने के बाद मैंने जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा। जी जी। उसमें एक वोट से मैंने हारा, जी जी। जिसके खातिर अध्यक्ष नहीं बन पाया। फिर मुझे 5 साल फिर देखना पड़ा। जी। फिर 2005 में पुनः फिर सरपंच बना। सर हमने आपसे एक बात भी सुना है कि आप विधानसभा के लिए भी चुनाव लड़े हैं, इसका थोड़ा सा मुझे जिक्र करेंगे सर? ये विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद मेरा यही था कि हमने जिस लीडर को किसी पार्टी से भी या फिर किसी संगठन से चुन के भेजते हैं, वो चुनाव जिताने के बाद हमारे साथ सही ढंग से बर्ताव और सही ढंग से बात नहीं करना, और हमारे जैसे जनता से हम वोट मांग के लीडर बनाने के लिए अब वोट मांगते हैं, जब हम उसका परेशानी में या उनका जो जरूरत पड़ता है उस चीज़ की मांग करने के लिए जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा आनाकानी करते थे, हमारे साथ व्यवहार ढंग से नहीं करते थे। इसीलिए मुझे सन 97-98 में मुझे विधानसभा भानपुरी क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने की एक योजना बनानी पड़ी। जी जी। तो सर का ये कहना था कि जब इस क्षेत्र के विधायक या जो भी प्रतिनिधि होते हैं बड़े स्तर के, उनके नीचे रहकर इनका योगदान बहुत बड़ा रहता है, और जब हमें उस चीज की आवश्यकता होती है, हमारे जनता को उस चीज की आवश्यकता होती है, पर हम उस समय जब हमारे जो प्रतिनिधि होता है उनके पास जाते हैं और हमारी परेशानियों को उनके सामने रखते हैं, पर उस समय क्या है हमारे प्रतिनिधि हमसे आनाकानी करते हैं। तो उस चीज को सर बताने के स्पष्ट से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कारण उनको क्या एक मजबूरी पड़ गया, और 1997 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़े थे। तो यहाँ से हम फिर आगे का सवाल लेते हैं सर। आगे हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में आप लगभग आपने 90 में स्टार्ट करने के बाद आप करीबन अभी 2022 चल रहा है, लेकिन आप काफी समय से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर के आए हैं। इसमें आपका पार्टी, किसी भी पार्टी का आपका गतिविधि आप में उसमें नजर नहीं आता। एक स्वयंसेवक के रूप और एक समाज सेवक के रूप में आप उभर के आए हैं। इसमें आप लगभग हम आपको देख रहे हैं, काफी समय से हम देख रहे हैं, 5 साल से ऊपर हो गया है। तो इसमें समाज सेवा के ऊपर आने का क्या रीजन रहा है? देखिए, इसमें समाज सेवा में आने का मकसद, जैसे मैंने सरपंच बना 95 में, उसके पूर्व जो है जैसे 90 में बना, उस समय हमारे ओबीसी भी बनते थे, एसी भी बनते थे, सामान्य वर्ग के लोग भी सरपंच बना करते थे। जब 95 में यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू हुआ, उसके बाद पूरे बस्तर संभाग में आदिवासियों का सीट
सरपंचों के लिए आरक्षित हुआ। तो मुझे जैसे हमारी 6ठी अनुसूची का मांग जो चल रही थी, यहाँ पर हमारे गुरिया कमेटी के द्वारा दिलीप सिंह गुरिया माननीय अपने अनुसूचित जनजाति के लीडर थे। उस समय मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, तो उनमें उन्होंने पद में रहकर जैसे गिरधर गोमांगो जी हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और पीए संगमा जी हैं, दिलीप सिंह गुरिया जी हैं, हमारे नेताम साहब अरविंद नेताम साहब भी हैं, वो भी सांसद रहे हैं, फिर केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। उन्होंने जैसे मानकुराम सोडी भी हैं उनके सहयोगी, वो सब मिलकर यहाँ पर 6ठी अनुसूची का मांग कर रहे थे। तो 6ठी अनुसूची की सभा में भी मैं कई बार उपस्थित हुआ हूँ, और मुझे मानकुराम सोडी के द्वारा बार बार उस सभाओं में शामिल होने के लिए बुलाया करते थे। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, आदिवासियों के साथ अहित हो रहा है, आदिवासियों के हित के लिए जो ये कानून पास कर रहे हैं, तो इसमें रुचि लेके काम करना चाहिए। ऐसा करके मैंने आदिवासी समाज का जो अन्याय, अत्याचार और शोषण को देखते हुए फिर मैं आदिवासी समाज के बीच में जाके आदिवासी समुदाय में पैदा हुआ हूँ, तो आदिवासी समाज को जगाने का काम क्यों न करूं, ऐसा मुझे मन हुआ, इसीलिए समाज का काम कर रहा हूँ। तो सर का कहना ये है कि एक आदिवासी समाज में हम प्राकृतिक सेवक जिसे मानते हैं, उस जगह में पैदा होकर आप उस चीज का रक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक उचित बात नहीं है। तो उसी को इन्होंने बढ़ावा दिया और आज सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष के रूप में उभर के आए हैं। पिछले कितने सालों से जिला अध्यक्ष पद में कार्यरत है सर? देखिए, मैं 2020 से जिला अध्यक्ष के कार्य पर हूँ। मुझे जैसे पंचायत में रह के भी मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी 2 बार रह चुका हूँ, तो सरपंचों को भी संरक्षण दिया। सरपंचों के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार होता था, उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हूँ। जैसे आप जानते हैं कि राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी 13वीं वित्त की जो राशि आई थी, जी। उस राशि को जो है 70% संचार क्रांति योजना को देने के लिए वो प्रस्ताव लिया था, और सभी पंचायत से 70% राशि संचार क्रांति योजनाओं को देने के लिए जबरदस्ती दबाव डाला गया। उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस राशि को वापस करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा, और 70% वापस करके ही मैं दिलवा दिया। इस टाइप का मैं सरपंचों को भी संरक्षण दिया हूँ। तो उसी के चलते अब सरपंच लोग भी मुझे जानते थे और मेरा पहचान भी हुआ। जी, आपको लगभग हर कोंडागांव जिला से, मैं तो बुरा तो नहीं कहूंगा, पर 70% लोग आपको जानते ही हैं। तो सर, मैं ये आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान में, भारत में कि 75वां आजाद दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आदिवासियों के लिए जो आजादी का दिवस जो मना रहे हैं पूरे भारत में, कि वाकई में ये उनको आजादी मिल पाया सर आदिवासियों को? आदिवासियों को जब स्वतंत्र भारत 1947 में आजाद जो कहते हैं, तो 1947 के बाद जैसे उड़ीसा और झारखंड और बिहार के बीच में एक युद्ध हुआ, उसमें जो है उड़ीसा मिलिट्री फोर्स के द्वारा आजाद भारत में भी किए, तो 50,000 या 30,000 लोग, 30,000 से 50,000 के बीच में जो 30,000 हमारे आदिवासी मारे गए, तो आजाद भारत नहीं कहलाना चाहिए। अभी भी हम लोगों का जो हक अधिकार बना है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए जो संविधान और अधिकार दिए हुए हैं, वो सारे अधिकार का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, पूरा अधिकार नहीं मिल पाया। इसलिए आजाद भारत हमारे आदिवासियों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आदिवासी अभी भी आजाद नहीं है। सब शोषक और क्या बोलना चाहिए,
शोषित हो रहे हैं अभी। शोषित हो रहे हैं। जी जी। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने जो बीड़ा उठाया है इस वक्त एक सामाजिक कार्य के रूप में, तो आप एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को इस क्षेत्र में कितना आगे आना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए मैं बार बार, जैसे मैंने 2020 में जिला अध्यक्ष बना, तत्काल 1 महीने के अंदर मैंने मीटिंग बुलवाया और यहाँ संवैधानिक ज्ञान की और हमारे हक अधिकारों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए, ये करके मैंने पहल किया। और वाकई में एक संबलपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर भवन है, वहाँ पर एक बार पुरुषों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण रखा, फिर दूसरी बार महिलाओं का 3 दिवसीय रखा। ऐसी करते करते कुछ कार्यकर्ता हमारे युवा प्रभाग में, सामान्य प्रभाग सभी मिलकर, कुछ कर्मचारी भी हैं, इन लोग सहयोग किए तो बारी बारी से कई जगह कार्यशाला रख के उनको जगाने का काम किया। पता नहीं हमारे बीच में कई जन ये भी होते हैं कि उनका कद बढ़ रहा है या उनका ये हो रहा है, ऐसा करके कुछ लोग टांग खींचने वाले भी रहते हैं किसी दूसरे के कहने पर। माने उसको भी, हमारे लोगों को दूसरे लोग बरगलाने वाले हैं, जिसको हमारे हक अधिकार जो मिलना है उस हक अधिकार उनको न मिले, ऐसा करके उन लोग भड़काने में लगे होंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। जी, वंचित कराने में उन लोग लगे रहते। तो सर ये था, हमने आप जो बात कही कि आपके 2020 के बाद जो इस पदभार को आप संभाले हैं, आपका जो प्रयास रहा एक कार्यशाला आयोजन करने का, हमने देखा है उस चीज को कि लगभग आप कोंडागांव जिले के हर एक पंचायत में इस चीज का प्रयास कर रहे हैं और लगातार आपके जो सहयोगी हैं हर गांव में जाकर इस चीज का प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं सर। हाँ, ये तो कर तो रहे थे, मगर अभी कुछ दिन हुआ है हमारे कुछ संगठन संगठन अलग से बना के इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, जबकि बाबा साहेब ने कहा है संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो वो संगठन बनाने के लिए नहीं कहा है कि संगठित रहो, संगठित हो जाओ। उनका कहना ये है, यहाँ 10 संगठन बना के समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इसमें कोई बाहरी तत्वों का हो सकता है कि समाज को विघटन करके अपना फायदा देख रहे हैं। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो हमको आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है बस्तर संभाग, इसमें बहुत सारा अभी काम करने की लगभग जरूरत है सर। इस क्षेत्र में बहुत सारा काम बाकी है। इसमें हमारे युवाओं के लिए, जो आपने पहले कहा था, युवाओं के लिए मैं अभी भी सोच रहा हूँ वो समझ जाएं, संविधान को पढ़ें, हमारे पेशा नियम को पढ़ें, 5वीं अनुसूची नियम को पढ़ें और जाने हमारे लिए कानून बनाए, वन अधिकार मान्यता कानून, उसको पढ़ें, उसको जाने ये कानून किस लिए बना, कैसे बना और किसके लिए बना, इसको जाने और पहचाने और तब हमारे समाज की सुरक्षा करें, ऐसा मेरा सोच है। जी। तो सर का एक मैसेज है आप सब युवाओं के लिए कि आप इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस चीज को जानें कि एक्चुअल में हमारे हक अधिकार क्या चीज है। अभी देखा जाए तो पेशा कानून की बात छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, पर अभी तक उसको लागू करने में सक्षम नहीं रहा है। सर उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेशा कानून 1996 में बना, वो कानून किस लिए बना उसको मैं थोड़ा सा डिटेल जानकारी देना चाहूंगा। जैसे 5वीं अनुसूची लागू हुआ तो पूरे आदिवासी आरक्षित सीट सरपंचों के लिए हुआ, तो उसमें भी जैसे फंड आना चालू हो गया केंद्र सरकार से डायरेक्ट ग्राम पंचायत को, उसमें भी कुछ अधिकारी, कुछ नेताओं के द्वारा शोषण का प्रयास किया गया। तो फिर हमारे जो माननीय तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना था कि इस पंचायत राज को साकार करने के लिए और मजबूत करने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने एक पहल किया और अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों में दौरा करके इनका रीति नीति, कानून
सारा चीज अलग है, इनके लिए कानून और एक मजबूत कानून दिया जाए। ऐसा करके ना एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विस्तार उप अधिनियम के नाम से पेशा कानून को लागू किया, जिससे जो ग्राम सभा को पावर है उसका नियम अभी तक फॉलो नहीं हो रहा है, नियम नहीं बना है। कानून तो 96 में लागू हुआ मगर नियम नहीं बना था। उसमें जैसे भू अधिग्रहण से संबंधित हो, चाहे कहीं कोई स्थापित करने का उद्योग खोलने का बात हो, चाहे प्राइवेट या कारपोरेट को देने की बात हो, इस क्षेत्र में जो है जब तक ग्राम सभा सहमत नहीं होगी, तय नहीं करेगी, तब तक कोई भी कारपोरेट घराने के लोग हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी स्थापित नहीं करने का एक नियम बनाने का था। लेकिन उस नियम बनाने के लिए हमारे वर्तमान सरकार जब सरकार नहीं बनी थी तो उस समय उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया कि हम पेशा कानून को पूर्णतः लागू करेंगे। तो हमने नियम बनवाने के लिए जगह जगह कार्यशाला हुआ। बाबा TS सिंहदेव बाबा जी ने एक कार्यशाला रखा और उस कार्यशाला में जानने की प्रयास किया कि ग्राम सभा का ताकत क्या होना चाहिए, पेशा कानून की ताकत क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से लोगों से जानने की कोशिश किया। तो मैं भी उस जैसे केरकेड़ा चारामा के आगे उस कार्यशाला में मैं भी शामिल था। मैं भी वहाँ अपने अपने भाषा बोली में बोलने का एक अवसर दिया गया था, मुझे भी हल्दी में बोलने के लिए दिया गया था। तो मैं भी एक बाजार प्रबंधन, आर्ट बाजार प्रबंधन के संबंध में मैंने भी कहा तो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए करके। तो उस ढंग से जो लोगों के मन में गांव में क्या व्यवस्था होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी रूपरेखा तैयार करके उसको नियम लागू करने का है। लेकिन उसमें भी जैसे ग्राम सभा का ताकत पूर्ण रूप से सहमति नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार भी उसमें बेदखल या दखल देने की सरकार के पास भी ताकत नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस ढंग से कानून बने और नियम बने करके नियम बनाने के लिए हम लोग वो कार्यशाला में शामिल हुए थे। मगर ये नियम जो है ना कुछ दूसरे ढंग से उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। परिवर्तन बोलने से जैसे कोई चीज को भाई ग्राम सभा का सहमति होना चाहिए, सहमति की जगह परामर्श दिए हैं। तो परामर्श में केवल पूछताछ करेंगे, उसके बाद कुछ भी कर लेंगे। तो वो तो चोरी हो जाएगा। एक चोर का रास्ता खोल दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये ग्राम सभा का पूरी जो पूर्ण जो ताकत है उसको ग्राम सभा के पास होना चाहिए, वो चीज होने नहीं दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें पिछले हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र में इन लोगों ने उसको शामिल किए थे और छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लाने का बात कही थी और उस पर जोर शोर से काम भी कर रहे थे माननीय मंत्री जी। अभी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर उसको जो चीज अभी तक उसमें नियम बनाए जाने थे उसमें लगभग कुछ चीजें कंप्लीट हो चुकी है और उस चीज के लिए अभी फिर भी समीक्षाएं चल रही है। देखते हैं कब तक लागू होता है। देखिए ये जो आधा अधूरी जो नियम फॉलो किए हैं आनंद पानंद में 8 तारीख को 8 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त तक को आदिवासी समुदाय जगह जगह विश्व आदिवासी दिवस बनाएंगे, पेशा नियम के बारे में बहुत सारा गाली गलौज करेंगे। ऐसा करके तत्काल में जल्दीबाजी में क्या कि IAS IPS लोगों का चाल है। इसमें राज्य सरकार का भी दोष नहीं है, ये करने वाले अधिकारियों के ऊपर ये मैं दोषारोपण करता हूँ कि ये लोग को सही होना चाहिए और उस नियम को बराबर पुनः स्थापित करना चाहिए। वो नहीं कर पाए, इसीलिए जो है हम लोग अभी लगे हैं। कल संभागीय बैठक जगदलपुर में है, वहाँ प्रशिक्षण भी है और 1 साल के अंदर हम आदिवासी समाज के द्वारा पेशा नियम को और वन अधिकार मान्यता कानून को पूर्णतः पालन कराने के लिए, हम सुधार कराने के लिए अभी पूरे आदिवासी समाज तत्पर है। जी, तो सर का कहना है कि अभी वो पेशा कानून को लागू करवाने के लिए उनका लगातार प्रयास जारी है। संभागीय स्तर पर उनका कल बैठक होने वाला है इस संबंध में। तो कोशिश इन लोग का है कि वो जल्द से जल्द आदिवासियों को उनका हक मिले। तो हम लोग आज देख रहे थे
कि ये सारी चीज अपने जीवन का संघर्ष से लेकर अभी तक का बात इन्होंने बताई है, फिर भी हम कुछ सवाल और करना चाहेंगे सर। वेट कराया तो सर हमारा अगला सवाल ये है कि आप राजनीति और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्र में आपका अनुभव बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसमें हमसे आपको हम सीखना भी चाहेंगे उस चीज में कि आप दोनों ही चीज में क्या अंतर आप समझते हैं सर। देखिए, समाज सेवा और राजनीति में बहुत अंतर है। समाज सेवा केवल समाज के लक्ष्यों को लेकर चलना और समाज की संरक्षण की बात करना, अपना रीति नीति और अपनी वेशभूषा, अपने भाषा बोली की संरक्षण की बात, हमारे समाज की जो संवैधानिक अधिकारों की बात, ये अलग है। और राजनीति में देखिए सभी को लेके चलना पड़ता है। इसमें किसी व्यक्तिगत समाज विशेष पे बात नहीं कर सकते, सभी समुदाय को लेके राजनीति करना पड़ता है। तो सर आपको दोनों ही चीज में आप कर चुके हैं, राजनीति भी कर चुके हैं और अभी समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको अनुभव और आनंद किस चीज में आ रहा है सर? देखिए, मुझे राजनीति में भी आनंद उतनी है जितना समाज सेवा में। मैं समाज जो गहरी नींद में सोए हैं और जो जागे नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, उनको जगाने का काम कर रहा हूँ, तो अपने अधिकारों को दिलाने का काम कर रहा हूँ। ये भी एक मेरा एक पुण्य का काम है और प्रयास है। और राजनीति बोलने से सभी समुदाय को लेके चलना पड़ता है और सभी समुदाय के हित में कार्य करना पड़ता है। जैसे उसमें भी देखिए, समाज और राजनीति में देखिए, मैं जब भी अगर राजनीति का मौका मिले तो मेरा सोच ये है, भाई जिसको जिस समुदाय को जो अधिकार मिला है उतने में सीमित रहे, उससे आगे इधर छीना झपटी न करे। ये मेरा मन उनको समझाने का प्रयास रहेगा और हमेशा रहा है। मैं जैसे सर्व समाज का बैठक भी होता है, मैंने पूरे सर्व समाज बोलने से आल समाज, तो उसमें भी मैं बोल दिया हूँ। जब संगठन हुआ उस दिन भी कहा कि देखिए, अपना अपना अधिकार, अपना अपना आरक्षण सबके जगह अपना सीमित है। उस आरक्षण से या उस बाउंड्री से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी में झगड़ा पैदा होता है। इसीलिए अगर इस सर्व समाज में मुझे रखना है तो मेरे बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। बोला तो सारे समाज वाले ताली बजाए, नहीं सहमत है बोले। तो इस टाइप का राजनीति एक गंदी भी है और अच्छी भी है। किसी का भला करना, किसी का सेवा करना एक अच्छी बात है, मगर जो है झूठ बोल के राजनीति करते हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो सर देखा जाए तो दोनों ही, हालांकि एक सेवा का कार्य है, राजनीति भी एक सेवा का कार्य है और समाज सेवा जो करते हैं वो भी एक सेवा का ही कार्य है, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि अपन समाज सेवा में अपने सामाजिक स्तर के लोगों के लिए हम बात करते हैं और राजनीति में हम सर्व लोगों के लिए बात करते हैं। सर यही बात है जी, मैंने पूरे समाज के हित में बात करना पड़ेगा राजनीति में। और समाज अपने अपने जो हक अधिकार है, अपने जो बाउंड्री है, जी, अपना शरत सीमा जैसे बोलते हैं नहीं, कि अपने अधिकार जितना आरक्षण है, जैसे हमारे लोगों का छत्तीसगढ़ में 32% है जी, और ओबीसी का 27% है, तो उतने ही में सीमित रहें, आगे पीछे न करें। और जैसे अपने बस्तर संभाग की बात करें तो लगभग यहाँ पर 68% आते हैं हमारे आदिवासी के लिए। 68% हिस्सा हमारे आदिवासी समुदाय को यहाँ मिलना चाहिए। उस दिलाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा समाज में। और राजनीति बोलने से जैसे दूसरे समाज हैं, ओबीसी को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, एससी को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, सामान्य को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इस बात की राजनीति में बात करना पड़ेगा। जी, तो हमारा सवाल यहीं तक रहा। सर आप हमारे चैनल के लिए इतना समय दिए, मैं उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो अब हमको जब भी अगर दोबारा हमको अगर आपसे बात करना होगा तो हम पुनः आपसे समय चाहेंगे सर।
बिल्कुल, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सब हमेशा मेरे तरफ से दरवाजा खुला है। और आपके चैनल को मैं आपको यहाँ आने के लिए मेरी जो इंटरव्यू सोच है उस इंटरव्यू लेने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही करते रहें और अच्छे लोगों का विचार जानने के लिए प्रसार करने के लिए लगे रहिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी जी सर, हमारा प्रयास रहेगा। हम हर उस इंसान से हम यही चाह रहे हैं कि अगर उनका हम अच्छाई को लोगों तक लाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, हम हमारा चैनल में आप देखे आज माननीय श्री मंगाराम सोडी जी का इंटरव्यू लिया गया। तो हम आप सब देख रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अगला टॉपिक में और अगला वीडियो हम बहुत जल्द आप लोग के बीच प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।